वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए राखी हो चुकी है समाप्त और अब बिल्कुल एकाग्रता के साथ जुट जाइए। अब कोई रेस्ट नहीं है। नेक्स्ट 2 से 3 महीने हम लोग ये देखेंगे कि आंसर राइटिंग करें कैसे और मैक्सिमम स्कोर कैसे लेके आए। आज से लो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और लो पोर्शन में हम सब्जेक्ट को डिविडेशन में पढ़ेंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे हम कंपैरेटिवली उनको डिवाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली टेस्ट देंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, मीडियम क्या होता है, किस तरह से हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना है, इसका एक हल्का सा एक सुन लीजिए। आंसर राइटिंग कैसे करनी है मैं आज हर चीज बताऊंगा। आरजेएस में आंसर राइटिंग किस तरह से की जानी है, क्या आंसर लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, क्या डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्या डायरेक्ट के अलावा लिखना है, केस फ्लो लिखना है, नहीं लिखना है, सबके ऊपर आज मैं एड्रेस करूंगा। आप लोगों के जो भी सवाल हो प्लीज मुझसे पूछिएगा। देखिए अगर मैं आरजेएस मेंस की बात करता हूँ, समझिए जब हम आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग किस तरह से उसके अप्रोच हम लोग उसके लेके चलेंगे। दूसरी बात यह कि आंसर राइटिंग में कितना ज़्यादा हमें इन डेप्थ जाना है, क्या हूबहू डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्या हूबहू डायरेक्ट को लिखना है, क्या टेबुलेशन फॉर्म में लिखना है, क्या हमें टेबल बनाना है डिफरेंसेस करते वक्त, किसमें मैक्सिमम स्कोर हो सकता है। और ये मैं जो एनालाइज है ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और इतने बच्चों की मैंने कॉपीज रिव्यू करी है उस आधार पर बता रहा हूँ और उसका जिस्ट मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है सर, जितने बच्चों की मैंने कॉपीज देखी है उस हिसाब से हम लोग इसको एनालाइज करके और समझेंगे कि आंसर राइटिंग को किस तरह से किया जाना है। अब एक बार सबसे पहले समझ लीजिए टेस्ट का क्या रहेगा प्रोसेस। टेस्ट के 2 प्रोसेस रहेंगे, एक रहेगा टिल रिजल्ट, भाई रिजल्ट तक क्या कैसे अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और आफ्टर रिजल्ट। ठीक है, टिल रिजल्ट हमारा प्रोसेस ये रहेगा कि हम रिजल्ट नहीं आता हम सीआरपीसी को फिनिश कर दें। एक और बात, बच्चों को भी डाउट है कि सर आंसर राइटिंग में सीआरपीसी के प्रोविजंस लिखने हैं या बीएनएसएस के प्रोविजंस लिखने हैं। सर प्रोविजन कोई से भी लिखिए लेकिन वो लिखिए जो आपको याद हो, गलत मत लिखना और प्रोविजंस मैंडेटरी लिखना है। जिन बच्चों ने अपने आरटीआई में कॉपी लगाई है उन बच्चों ने देखा होगा कि अगर सेक्शन नंबर लिखा है तो उसका आधा नंबर दिया है। जिन बच्चों ने अंदर चलो गलत आंसर भी साइड किया लेकिन अगर सेक्शन नंबर भी सही था तो हाफ मार्क्स अलॉट किया गया है आपको। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज की मार्किंग है और मार्किंग ऐसा है कि एग्जामिनर आपको नंबर देना चाहता है, एग्जामिनर आपको नंबर देना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरी बात को सुन के सोचेंगे कि सर ने क्या बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता सर ये है, आप कॉपी को एक बार रिव्यू करवा लीजिए मुझसे। जिन बच्चों ने करवाई उनको ये बात दिखी है साफ साफ, मैंने उनको एक मिस्टेक पकड़ के बताइए कि यहाँ पर आपने वो चीज़ नहीं लिखी। इसलिए आपको यहाँ पर देखिए सर, करना सब चाहते हैं, बनना सब चाहते हैं, मेहनत सब करते हैं, सब हार्डवर्क कर सकते हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। कोई भी आपके लिए इंडिविजुअल आपको अपने घर का बच्चा समझ के आपके पीछे नहीं लगेगा। आपकी फीस आ गई, आप करो तो तैयारी अच्छा, ना करो तो अच्छा, ये एटीट्यूड सबके अंदर है, लेकिन सर अपने अंदर वो बात नहीं है। आप टेस्ट नहीं दोगे तो भी मैं आपसे पूछूंगा कि टेस्ट क्यों नहीं दे रहे। स्कोर अगर डाउन जा रहा है तो भी मैं पूछूंगा कि डाउन क्यों जा रहा है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है आपको पर्सनली, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास आपको पूरा ओवरऑल में बताऊंगा कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड लोग कैसे लिखना है, लोग कैसे तैयार करना है, लोग कैसे समझाना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जजमेंट राइटिंग और राइटिंग क्लासेस हो चुकी है, उनके डिटेल्ड सोल्यूशन भी हमने दिए हैं। सिर्फ यूट्यूब पे 3 क्लासेस डाली है इनिशियली, उसके अलावा 4 क्लासेस और हुई है और बीच बीच में और क्लासेस होती रहेगी। बीच में कुछ जजेस को भी मैं बुलाऊंगा जो कि आपसे हर चीज डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे कि किस तरह से वो लोग कॉपी चेक करते वक्त क्या चीज देखते हैं। जैसे एडीजे से कोई रिटायर्ड, डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड, वो लोग किस चीज पे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। ठीक है, और जो रिटायर्ड जजेस से बुलाऊंगा वो रिसेंट रिटायर्ड जो हुए हैं, जो रिसेंटली तक कॉपी चेक कर रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं 10 साल 15 साल पहले कोई चीज जज रहा उसको बुला रहा हूँ, नहीं सर, रिसेंट जजेस में बुलाऊंगा, वो आपको पूरा ओवरऑल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। टिल रिजल्ट तक हमारा कैसे होगा सर, जैसे आज क्लास हुई है, आज 11 है, आज जो पढ़ेंगे उसका लेंगे हम कल टेस्ट। जैसे आज मैं सीआरपीसी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना सर, बीएनएसएस में नहीं जा रहा, बीएनएसएस में नहीं जा रहा। जो नए प्रोविजंस आए उसके लिए अलग से क्लास लूंगा। जितने भी नए प्रोविजंस आए बीएनएसएस में जो सीआरपीसी में नहीं थे उसके लिए डिफरेंट और सेपरेट क्लास लूंगा कि यहाँ से मैं इसका क्या सवाल बनेगा।
ठीक है, उसकी सेपरेट हम क्लास लेंगे। जैसे आज पढ़ाएंगे, कल उसका टेस्ट लेंगे, तो हमें रफली 4 to 5 लेक्चर लगेंगे और 4 to 5 डेज लगेंगे इसको फिनिश करने में। जब तक ये फिनिश होगा तब तक हमारा क्या आ जाएगा सर, रिजल्ट आ जाएगा। तब तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है कि अपना 20 के पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आया तो सर ऐसा है, जैसे सीपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सीपीसी की क्लास हुई और उसके एक दिन पहले जो हमने पढ़ाया था, उसके एक दिन पहले जो क्लास थी उसका टेस्ट, फिर नेक्स्ट डे जो क्लास हुई है आज, नेक्स्ट डे कोई भी सब्जेक्ट उसकी नेक्स्ट इस दिन उसका टेस्ट, हर दिन टेस्ट और हर दिन क्लास फिर हो जाएगी रिजल्ट के बाद में। ठीक है, दूसरी बात ये समझिए कि सब्जेक्ट्स को तैयार कैसे करना है। अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ कि यार इस चीज़ को याद कीजिए, सर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट करती है आरजीएस। आप मेंस में जब भी जाएंगे ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, रिपीटेटिवली सेम चीज़ पूछी गई है। जैसे हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाइए, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी मैं आपको इन एग्जाम्स में पूछूंगा, वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा भी सही, वही सवाल मैं आपसे सोल्व भी करूंगा। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको लिखना बहुत टिपिकल है, समझ में आएगा आपको, लेकिन लिखना कैसे है उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी का एक सवाल आया था 2024 के में। अब सबको पता है एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी है, लेकिन लिखना क्या है उसको वो किसी को नहीं पता होता। क्या प्रोविजंस आपको साइट उसके अंदर करने हैं। एक इलस्ट्रेशन पूछते हैं सेक्शन 43 का। अब 43 के जो इलस्ट्रेशन हैं वो हर साल एविडेंस के पूछे जा रहे हैं। 2 ही सवाल पूछते हैं सर, ये बिल्कुल याद रख लीजिए। इस साल अगर उन्होंने लास्ट ईयर 2024 में अगर उन्होंने सेक्शन 43 का इलस्ट्रेशन पूछा है, तो इस साल वो पूछेंगे 2025 के मेंस में सेक्शन 15 का इलस्ट्रेशन एनओपी। इस एनओपी से अभी आरजीएस में एक पी का सवाल आ गया। ठीक है, जिसमें वो एक हायर करता है कैरेज को और जाने के लिए उसको हायर करता है। ठीक है ना सर, एक तांगा गाड़ी होती है उसको हायर करता है जाने के लिए, और जो भी उसको डैमेजेस होते हैं। इसके साथ हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। अब जब मैं क्लास में लूंगा इसको तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है सर, हमें लिखना क्या है और किस तरह से हमें लिखना चाहिए, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सवाल जो है हम बहुत स्पेसिफिक तैयारी करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हम प्री टाइप सब कुछ ही पढ़ रहे हैं, प्री टाइप हम सब कुछ ही निकाल रहे हैं। हमारा मेन फोकस होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरी चीज हम फोकस करेंगे कि कौन कौन से मेंस के क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां से चांसेस हैं हर सब्जेक्ट से। जैसे कोई माइनर सब्जेक्ट है, एसआरए है, तो वहां से लगभग 5 सवाल आपको तैयार करने हैं। एसआरए के 5 सवाल होने चाहिए। एक तो रिकवरी ऑफ पोजीशन, दूसरा स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर फिर पार्ट परफॉर्मेंस में जाता है व्हेन स्पेस परफॉर्मेंस में नोट बी ग्रांटेड, वो पूरा स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक सवाल बनेगा, आपको पूरा तैयार करना है। जैसे अब वो सवाल अगर आप तैयार कर रहे हो तो तैयार किस तरह से किया जाए, जैसे मैं आपको एक पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ आपको मिल रहे होंगे हर दिन अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो। अब तक आपको लास्ट 5 से 7 की क्लासेस में मोर देन 30-35 पीडीएफ मिल चुके होंगे, तो आपको कंटेंट मिलता रहेगा लगातार। हर वीक में हमारा ये टारगेट रहता है कंटेंट बनता रहे और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। अब समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए कि भाई ये 5 सवाल आपको तैयार करने हैं। ठीक है, सब पार्ट सवालों के हो सकते हैं, सब पार्ट्स क्वेश्चंस के हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा रफली 5 क्वेश्चंस आपको एसआरए में तैयार करने हैं। एसआरए को 5 सवालों में कन्फाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें 5 सवाल एक उसमें से देखने हैं। तो सबसे पहले मैं रिकवरी पे जाऊंगा, रिकवरी ऑफ पोजीशन पे जाऊंगा। अगर मैं सेक्शन 6 लिख रहा हूं इसमें, तो मैं लिखूंगा सेक्शन 11, 12 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। इसके साथ मैं लिखूंगा सेक्शन 147 सीआरपीसी भी लिखूंगा, 147 145 में वो कंबाइन वो भी लिखूंगा। लेकिन ये सब लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा सर, जो पूछा है पहले उसको परफेक्टली लिखिए, समय है तो इसको लिखिए, समय है तो इसको लिखिए। अगर ये आधा अधूरा लिखा है और आपने ये लिखा है तो एवरेज ही मार्क्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा। 4 क्लोजेज हैं, 4 क्लोजेज पूरे टिप्स में आने चाहिए। दूसरा सवाल तैयार करूंगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का निर्देश पालन के लिए बाद। थर्ड क्वेश्चन में तैयार करूंगा इसमें से सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी सेक्शन 20A इन्होंने पूछा, वो भी हम लोग तैयार करेंगे। सेक्शन 20 तैयार करेंगे इसके साथ में हम तैयार करेंगे। अब इसके साथ में देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स तैयार होते हैं, 3-3 मार्क्स के सवाल बनते हैं यहाँ से। रेजिस्ट्रेशन, रेटिफिकेशन, डिक्लेरेशन, ये 3-3 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
छोटे छोटे सवाल यहाँ से बनते हैं। तो मैं एक सिंपल 3-3 नंबर के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को मैं तैयार करूंगा, और 5 ही चीज में तैयार करूंगा कि व्हेन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, उसका एक तैयार करूंगा। तो रफली मेरे को 5 से 6 सवाल मेरे को तैयार करने हैं, और तैयार करने के बाद में इनको लिखूंगा नहीं पूरा पूरा कॉपी में, जैसे आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे इसमें क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, ये नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ क्या करना है सर, मार्केट में छोटी छोटी कॉपीज अवेलेबल है, पतली पतली कॉपीज हैं सर, ठीक है ना सर। ये कॉपीज में करना क्या है सर, आपको इन कॉपीज में आपको सिर्फ डायग्राम फॉर्म में सवाल तैयार करना है, ठीक है सर। जैसे मान लीजिए मैं स्पीड परफॉर्मेंस का तैयार करता हूँ, ठीक है। तो सेक्शन तो मैंने तैयार किया, तो मैं सेक्शन 10 कहाँ पे ग्रांड 11, 2, 14, 16 यहाँ पे नहीं मिलेगा, 20 में भी नहीं मिलेगा, और अगर 17, 18 सर्च की तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ इतने से डायग्राम में पूरे को डायग्राम में समराइज कर दिया। सपोज कीजिए मेरे को आंसर तैयार करना है, मेरे को मान लीजिए आपको दिए आईपीसी के 30 सवाल, मैंने बोला ये 30 क्वेश्चन है आईपीसी में, 30 क्वेश्चन आईपीसी के तैयार कीजिए, और तैयार ऐसे करने हैं इसके कि इसको हमको डायग्राम फॉर्म में तैयार करने हैं, हमको समरी फॉर्म में तैयार करने हैं। मतलब ऐसा होता है सर, जब आप सिविल का पेपर देके आते हैं तो आपके पास में 12 घंटे से भी कम का समय है, टेक्निकल बात यह है। और जब आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो भी आप परेशान हैं, उस टाइम आप बुक्स पे नहीं डिपेंड रह सकते, आपको चाहिए बहुत प्रिसाइज और कंसाइज मटेरियल जो खुद के द्वारा तैयार किया गया हो। आपको उस उम्मीद में नहीं रह सकते उस एग्जाम के अंदर, समझ नहीं, उस उम्मीद में नहीं रहते। आपको अगर एग्जाम के अंदर जाना है तो बहुत कंसाइज और प्रिसाइज मटेरियल आपका तैयार खुद का तैयार होना चाहिए, किसी और का नहीं। अच्छा कीजिए मैंने आपको आईपीसी का सवाल दिया है, आईपीसी में बोला कि अबेटमेंट आप तैयार कर लीजिए, अबेटमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 चीज आपने तैयार करी है। फर्स्ट चीज इंस्टिगेशन, कैसे डायग्राम बनाना है उसका, इंस्टिगेशन। सेकंड इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मैं फॉलो करता था मेरी लाइफ में। और तीसरा इंटेंशनल एड, इसके साथ में लिखता था एक्सप्लेनेशन नंबर 1, इसे लिखता था एक्सप्लेनेशन नंबर 2, और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में मैं यहाँ पर मेंशन करता था विलफुल कंसीलमेंट और विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है सर। और मैं यहाँ पे लिखता था प्रायर और एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, इसके साथ में लिखता था सेक्शन 120 ए। मैं सिंपल उसको सिंप्लीफाई वे में उसको लेके जाता था, मैं पूरे पूरे टॉपिक को सिर्फ डायग्राम्स में स्टार्ट करके खत्म कर देता था, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक सीरीज में ये याद हो रहा है, मैंने सिर्फ इसके कीवर्ड्स मेरे दिमाग में छपे हुए हैं। अब आप कॉपी दोगे मुझे तो मैं इसी आंसर को 2 पन्नों में भी खींच सकता हूँ, और मैं ही अगर चाहूँ इस आंसर को तो 3 नंबर के लिए भी लिख सकता हूँ। सवाल कितने आते हैं, कैसे आते हैं, क्या आते हैं, उस पर अब डिस्कस किया जाए। 3 नंबर के 10 सवाल, 4 नंबर के 5 सवाल, 1 सवाल, और 10 नंबर के 2 सवाल। रफली अगर आप 30 टेक्निकली हो जाते हैं 100। अब जज कौन बनता है ये बात आप थोड़ा समझिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया बताता हूँ कि बच्चा जीत में कहाँ रहता है, बच्चा जीत में कहाँ रहता है इस पूरे एग्जामिनेशन के पैटर्न में। मैंने जितनी भी बच्चों को कॉपीज एनालाइज करी, चाहे वो इंटरव्यू दे के आया हुआ बच्चा हो, चाहे वो बच्चा प्री में फेल हुआ, चाहे वो बच्चा मेंस में उसका नहीं क्लियर हुआ हो, मतलब एक बच्चा वो जिसका मेंस क्लियर हुआ था इंटरव्यू दे के आया, एक बच्चा वो जो कि मेंस नहीं क्लियर कर पाया। डिफरेंस है सर ये 30 नंबर और ये लास्ट के 20 नंबर। ये 50 नंबर जो है ना सर, इन पर थोड़ा ध्यान देंगे। लो पोर्शन में जो मैक्सिमम ध्यान होगा कहाँ पे होगा, यहाँ पर। अगर आप 30 में से 2 नंबर का भी एवरेज लेके चलते हैं, 10 नंबर है तो मैं यहाँ से 20 नंबर का भी एवरेज लेके चलता हूँ, एवरेज आएगा ज्यादा ही, मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ सर कि मेरे को 2 नंबर ही मिले, तो मैं यहाँ से लगभग 20-22 नंबर का एवरेज बिठा के लेके चलता हूँ, और यहाँ से मैं 10 का एक एवरेज लेके चलता हूँ, ठीक है सर। मैं रफली मान रहा हूँ ये। अगर हम 50 में से 30 नंबर ले आते हैं, मतलब यहाँ से हमने 60% ले आए, यहाँ से हम 60% मार्क मतलब 30 मार्क अगर यहाँ से लेके आते हैं, और ये जो 2 पोर्शन है हमारे, सपोज कीजिए, सुनिएगा सर ध्यान से, ये जो हमारे 2 पोर्शन है 20 नंबर और 30 नंबर, यहाँ सबको एवरेज ही मिलता है, यहाँ सबको एवरेज ही मिलता है,
आपने अगर ये पोर्शन ठीक लिखा है तो यहाँ का ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाएगा। इस 30 नंबर पे कैसे ध्यान दिया जाए वो समझिएगा। लिखना है सिर्फ बेर एक्ट। क्या लिखना है? बेर एक्ट। और वो लिखना है विद सेक्शन। विद सेक्शन लिखना है बैरेक्ट, और वो भी लिखना है विद सेक्शन। बैरेक्ट का मतलब ये है कि सर जो लिखा हुआ है, जो पूछ लिखिए। कुछ सवाल इसमें ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं आते कि लिखना क्या है। जैसे सिविल में लास्ट टेस्ट में सवाल पूछ लिया कि सब्सिक्वेंट सूट है, वो एक डिग्री ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, और अरियर फॉर रिकवरी ऑफ रेंट के लिए आपने उसको क्लेम नहीं किया था, ठीक है ना सर। ऐसा था कि एक सूट इसमें डिग्री आ चुकी है, चौथे 5 नंबर का सवाल था ये, ऑलरेडी डिग्री आ चुकी है, रिकवरी ऑफ रेंट के लिए आपने उसका सूट फाइल नहीं किया है। सवाल ये था, तीसरा या चौथा नंबर का सर, आप लिखिएगा। अब ये ऑर्डर टू रूल 2 के ऊपर पूछ रहा था सवाल, क्योंकि ऑर्डर टू रूल 2 ये कहता है शुड इंक्लूड होल क्लेम। अगर कोई भी चीज आप छोड़ देंगे तो आप उसको बाद में क्लेम नहीं कर सकते, उसके ऊपर उसका सवाल था। जितने जल्दी आप सवाल को समझ पाएंगे उतनी जल्दी उसके आंसर पे आ पाएंगे। और सवाल को समझने की जो रफ्तार बढ़ेगी वो बढ़ेगी टेस्ट सीरीज से, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैं आपको कोई भी सवाल मैं आपको डायरेक्टली नहीं पूछूंगा। ऐसे नहीं पूछूंगा कि बताइए व्हाट इज रेस जुडिकेटा, ये नहीं पूछूंगा मैं आपसे। आई विल आस्क टू ए सर्टेन लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो थोड़े प्रैक्टिकल फॉर्म में भी हो, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो। पेपर दोनों का मिश्रण रहेगा, दोनों का मिश्रित रहेगा। न पेपर फुल्ली डायरेक्ट होगा, न पेपर फुल्ली थ्योरेटिकल होगा। राजस्थान हाईकोर्ट 2 साल से 19 के पेपर को छोड़ दीजिए, लास्ट जो 2 मेंस हुए हैं वो 21 वाला मेंस हो या ये अपना 24 वाला मेंस हो, दोनों मेंस के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट ने बेरेट को भी बराबर पॉइंट आउट किया है और थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली भी पूछा है। तो दोनों का मिश्रित हम लोग पेपर रखेंगे और टेस्ट सीरीज उस हिसाब से चलेगी। कल आपका टेस्ट होगा सेक्शन 1 to 110। कल आपका टेस्ट इसका होगा, ठीक है। ऑलरेडी आईपीसी और एविडेंस के जो हमारे जो डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस वाला एक पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल चुका है। सीआरपीसी का तैयार हो रहा है, वो आज या कल आपको डिलीवर हो जाएगा। जैसे वो तैयार हो जाएगा, अभी टाइपिंग में दिया हुआ है, जैसे टाइपिंग होके आएगा आप लोगों को हम लोग डिलीवर कर देंगे। दूसरी बात इस एग्जाम के प्रोसेस में सबसे बड़ी जो फाइट जो आदमी करता है वो करता है मेंटली। इस बार सीटेक कम है, तो मानसिक रूप से जो मजबूत रहेगा, मानसिक रूप से जो इस एग्जाम को निकालने के लिए बिल्कुल लगा रहेगा, जो मेंटली जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे एग्जाम को निकालना है, जो पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ेगा वो इस एग्जाम को निकाल पाएगा। आप कितने ही टॉपर रहे हो, कितने ही लास्ट टाइम इंटरव्यू देके आए हुए रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर एग्जाम एक नया किस्सा होती है, हर एग्जाम एक नया चैप्टर होता है। पुराने जितने भी थे उनको भूलिए और आगे बढ़िए। हर एग्जाम एक नई शुरुआत है। तो प्लीज प्रीलिम्स निकाला है, अब आपकी मेहनत का जो आउटकम है वो सामने आएगा मेंस के थ्रू। मेंस का एक गोल समझ लीजिए, मेंस का उद्देश्य क्या होता है। मेंस का उद्देश्य ये होता है कि जो आपके दिमाग में है क्या आप उसको अच्छे से लिख के डिस्क्राइब और एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान के साथ एक प्रॉब्लम ये है सर, आपने लास्ट ईयर की भी वीडियोस देख लीजिएगा यूट्यूब पे, वो जो मेंस की मैंने क्लास ली थी उसके भी कुछ लेक्चर डाले थे, उसमें भी मैं एक ही बात कह रहा था कि सर प्लीज जब भी आप आंसर लिखें डायरेक्ट लिखिए। क्या लिखिए? डायरेक्ट। मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल है सर, जो कि क्या है, सोल्ड, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो सोल्ड है, ठीक है ना सर। उनके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उनके आंसर उन्होंने सोल्ड कराए हुए हैं। दोज बुक्स आर गुड फॉर एमपी, छत्तीसगढ़, सॉरी छत्तीसगढ़ में तो मेंस होता नहीं अपना, ये यूपी बिहार, उन स्टेट के लिए अच्छा है सर वो बुक, क्योंकि वहां पर स्पेस बहुत है, जगह बहुत है, आप अपने हिसाब से लिखिए। हरियाणा के लिए अच्छी है, बट दोज बुक्स आर नॉट गुड फॉर राजस्थान। समझ में आई? जितना पूछा जो पूछा वो लिखोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखोगे तो एग्जामिनर चुपचाप नंबर देगा। एक बच्चे की कॉपी देख रहा था मैं, कुछ बेल से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ठीक है ना, बेल और एंटिसिपेटरी बेल का कुछ क्वेश्चन था। 2021 का 19 की कॉपी थी, पुरानी कॉपी भी लाए थे स्टूडेंट अपनी। उस कॉपी के अंदर उन्होंने उनसे पूछा गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलर बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल। स्टूडेंट ने पहले रेगुलर बेल की हेडिंग डाली, 6 नंबर का सवाल था, पहले रेगुलर बेल की हेडिंग डाली है, कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है वो पूरा लिखा, पूरा उसको समझाया। उसके बाद वो लिख रहे हैं एंटिसिपेटरी बेल। एग्जामिनर आपको डिस्क्राइब करने के लिए नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस क्या है मतलब
सीधा सिंपल सटीक आंसर है। डिफरेंसेस लिखना स्टार्ट कीजिए। डिफरेंसेस जहाँ पे टेबल फॉर्म आंसर लिखने का है, और टेबुलेशन फॉर्म में भी ऐसा नहीं कि सर 4 डिफरेंस लिख दिए एक एक लाइन का, और फालतू डिफरेंसेस मत लिखना, ठीक है ना सर। ये इसका सेक्शन नंबर ये है, उसका सेक्शन नंबर ये है, इस तरह के डिफरेंसेस ना बंद कर दीजिए। स्टैंडर्ड डिफरेंसेस लिखिए, ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए गए हैं बाय दिस इंस्टीट्यूट। प्लीज वही डिफरेंसेस लिखे आएंगे, नंबर मिल जाएंगे। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू सीआरपीसी, जब मैं सीआरपीसी की रिगार्डिंग बात करूंगा तो सीआरपीसी में डिफरेंसेस कम है इन कंपेयर टू आईपीसी। आईपीसी में ज्यादा डिफरेंस है। आईपीसी में बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे आप आईपीसी में तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड असोल्ट, उसका भी डिफरेंसेस दिए हुए हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीआरपीसी, सीआरपीसी में इतने हमें डिफरेंसेस नहीं दिखाई देते। व्हेन वी टॉक अबाउट सीआरपीसी, हमें सीआरपीसी में उतने डिफरेंसेस नहीं है। सीआरपीसी में जो डिफरेंसेस हैं मेनली जो हमें मिलते हैं, मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का डिफरेंस। दूसरा हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल का डिफरेंस। तीसरा हम पढ़ते हैं डिस्चार्ज और अक्विटल का डिफरेंस, भाई इसमें क्या डिफरेंस होते हैं। और ये सारे डिफरेंसेस 6 नंबर में पूछते हैं, 4 नंबर 6 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में हर साल पूछता है और हर साल पूछे गए हैं। तीसरा जो हम पूछते हैं कि एफआईआर और कंप्लेन में क्या डिफरेंस होता है, या इनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको दे दूंगा। समन मैटर और वारंट मैटर का क्या डिफरेंस है, ये भी सीआरपीसी का एक डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस हम पढ़ते हैं इसके अंदर, दूसरा जो हम इसका डिफरेंस, इस साल जो डिफरेंस पूछे जाने की संभावना है वो ये है कि सीआरपीसी 125 में और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट सेक्शन 3, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो ये डिफरेंसेस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन सर ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पे याद रखिए, अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, कर्नल में डिफरेंसेस आते हैं, कोई से भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, डिफरेंसेस पूछे हैं। 6 नंबर 10 नंबर आप अपने पक्के कीजिए यहीं पे, ठीक है सर। सिविल की बात अभी मैं नहीं करा, सिविल की बात भी मैं करूंगा, ठीक है सर। और कौन कौन से डिफरेंस आते हैं, सेक्शन 145 147 का डिफरेंसेस भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है सर। बेलेबल नॉन बेलेबल का आता है ना। अग्रिम जमानत मतलब एंटीसिपेटरी बेल और नॉर्मल बेल जो साधारण जमानत होती है उसका क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो ऐसे करके 8-10 जो डिफरेंसेस हमने बताया, यही डिफरेंसेस कहाँ पढ़ने हैं, वो ये सीआरपीसी के मेन डिफरेंसेस। सेक्शन कोई सा भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, तुम बीएनएस लिखो या बीएनएस या फिर सीआरपीसी लिखो, गलत नहीं हो, गलत मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग पे एक्स्ट्रा तनाव मत लेके जाना कि उसका क्या था इसका क्या था। पेपर निकालने से मतलब होना चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए। अगर हाईकोर्ट ने सिलेबस में लिखा है सीआरपीसी ऑब्लिक बीएनएसएस, तो मतलब आप सीआरपीसी लिखो तो भी सही मानेंगे। अगर पूरे पेपर में कहीं सीआरपीसी का जिक्र नहीं होता और फिर सीआरपीसी लिखते तो हम गलत होते, ठीक है ना सर। इस पर कोई डिबेट मत करना, और इस पर कोई वो मत करना कि उस फलाना कोचिंग में तो ये बताया, उस कोचिंग में तो इसको लिखने को बोला है। अपनी एनर्जी बचाइए। उन कोचिंग वाले सर क्या बोल रहे हैं, उनको कोच ने क्या बोला है, उससे क्या बोला है, उससे भैया आप मेरे पास आ रहे हो तो जैसा करो वैसा कर लो, उसमें भलाई है। देखिए सर ऐसी बात है, अगर जहाँ पर विश्वास होता है ना गुरुजन के प्रति, जहाँ विश्वास होता है ना सर, तो पत्थर की मूर्ति भी चमत्कार दिखाने लग जाती है। याद रख लेना एक बात, गुरु द्रोण की तो मूर्ति तो थी, एकलव्य के पास क्या था। तुमको लगता है कि वो फलाना सर ने बताया, ढिंकाना सर ने बताया, तो भैया देखो टॉपर अगर बच्चे को बनना है तो वो तो बनेगा ही। लेकिन अगर कोई बच्चा बार बार मेंस में रुक रहा है, कोई बच्चा बार बार असफल हो रहा है, आप उसको पुश करके वहां तक पहुंचाते हो, तो वो बात है, ठीक है ना सर। मेरे पास लास्ट जितने बच्चे सेलेक्ट हुए ना सर, वो सारे के सारे बच्चे ऑलमोस्ट 70-20% बच्चे वो थे जो मेंस लिख रहे थे लास्ट 2-3 साल से, और उनको पुश मिला और वो सेलेक्ट हुए। कुछ बच्चों का तर्क हो सकता है सर सीटी ज्यादा थी, तो सीटी ज्यादा बच्चे भी ज्यादा थे, 70,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। ऐसे तो फिर तर्क तो सर खत्म ही नहीं होंगे, ये तो एंडलेस डिबेट है, मतलब आप लोगों की, ये समझ लीजिए, ठीक है ना सर। आंसर कैसे करने, कॉपीज बनाइए, कॉपीज तैयार कीजिए, क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा इस वीक, इस सप्ताह आपको ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। एसी का पीडीएफ भेजा जा चुका है। जो भी बच्चा नया एनरोल लेगा वो टीम बोल कर उसको सारा पीडीएफ डॉक्यूमेंट मटेरियल सब दे देगी। क्लासेस जितनी भी अब तक हुई है वो रिकॉर्डेड है, अपडेटेड है क्लासेस। ऐसा नहीं कि पिछले साल की चेप रहा हूँ, हर साल क्लास नहीं है। आप लोग प्लीज तैयारी कीजिए और इस बार सफल होकर दिखाइए, ठीक है ना सर। आपकी खुद की संस्था है, घर की संस्था है, मुझे पकड़िए और सर प्लीज बताइए। आप लोगों के लिए रात तक मैं यहाँ बैठने को तैयार हूँ, बस शर्त ये है आपकी मेहनत होनी चाहिए,
ठीक है ना सर, परफॉर्म आपको करना है, मैं कोच हूँ, बाहर ही खड़ा रहूंगा। ठीक है सर, स्टार्ट करें। चलिए, नाउ कम टू सीआरपीसी पार्ट। चलिए सीआरपीसी में आ जाइए, क्या क्या सवाल हमको डिस्कस करने इस पार्ट से। सेक्शन 1 टू लेके हम 110 तक हम लोग पढ़ेंगे। देखो सर, सबसे पहले जो सवाल आते हैं वो है डेफिनेशन क्लोज से। कहाँ से आते हैं? डेफिनेशन क्लोज से। अब डेफिनेशन क्लोज में पूरी ही इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेशन क्लोज में हम कोई चीज छोड़ नहीं सकते, चाहे आप कंप्लेन की बात करो, चाहे आप कंप्लेन की बात करो, चाहे आप चार्ज की डेफिनेशन की बात करो, चाहे आप किसकी बात करो। जब कभी भी चार्ज की डेफिनेशन आ जाए, जब कभी भी चार्ज की डेफिनेशन परिभाषा पूछी जाए, तो चार्ज की परिभाषा में आपको लिखना है एक पॉइंट, जैसे टू भी तो लिखना ही है, उसके साथ में आपको क्या लिखना है? सेक्शन 211 का 5वां, मैं सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना सर, साथ में अब आप वेलेबल नॉन वेलेबल की बात करो, समन वारंट की बात करो, या फिर आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की बात करो, जितने भी डिफरेंसेस है आपको यहाँ मिलेंगे। कंप्लेन के ऊपर अगर पूछा गया है तो कंप्लेन की डेफिनेशन भी लिखनी है आपको, और कंप्लेन में क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता वो चीज भी आपको मेंशन करनी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से पढ़ा जाए। सवाल ही है ना सर। सर बैरेक्ट तो सर में पढ़ लेंगे, और प्लीज मेक श्योर जो सवाल बता रहा हूँ उसको बैरेक्ट से ही तैयार करना। किससे तैयार करना? बैरेक्ट से ही तैयार करना। ठीक है ना सर, एक्स्ट्रा नहीं लिखना बैरेक्ट के अलावा कुछ भी। सबसे पहले, और ये लास्ट 45-50 दिन हम 100 से 200 सवाल तैयार करेंगे रफली। लो में 100 से 200 सवाल हम पूरा तैयार करेंगे। टेक्निकली 100 to 200 क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, उन्हीं को बार बार लिखेंगे, उन्हीं को बार बार लिखेंगे, और इन्हीं को बार बार लिखेंगे, अनवरत लिखेंगे। बिल्कुल याद रख लीजिए, बैरेक्ट ही एक फंडामेंटल की है जो ये आपको आंसर बताएगी। सवाल समझ में भी तब आएगा जब बैरेक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, और बैरेक्ट नहीं पढ़ा हुआ होगा तो दिक्कत होगी। पैटर्न अलग है, अदर स्टेट पैटर्न नहीं आता। ये बात जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतनी जल्दी आप सफल हो जाएंगे। डन। चलिए मैं थोड़ा सा समझाने पाता हूँ। कंप्लेन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग एक बार। सर ऐसा है, कंप्लेन की डेफिनेशन कुछ परिभाषाएं ऐसी है, कुछ चीजें ऐसी है जो शब्द से आनी चाहिए, वर्बिटम आपको आना चाहिए, उसमें आप बीच में कोमा भी नहीं लगाओगे, ये बिल्कुल याद रख लो। कुछ डेफिनेशन, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप समरी फॉर्म में लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ तो सर ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल शब्द से आनी चाहिए। ठीक है ना सर, जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं अगर लिख रहा हूँ मेंटेनेंस 125 लिख रहा हूँ मैं सीआरपीसी का। ठीक है ना सर, तो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ये तो बिल्कुल कंपलसरी लाइनें तो आएगी आएगी, भले से आप प्रोविजोस को ऊपर नीचे कर दो, उसकी जितनी परंतु को ना उनको ऊपर नीचे करके लिखोगे चलेगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे, आप उसमें से छेड़छाड़ नहीं करोगे। जैसे कंप्लेन की डेफिनेशन देखिए, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट। शुरुआत यहीं से होगी। अब बच्चे बोलते सर ब्रेड को याद कैसे करें, रटे कैसे? देखो सर ऐसा है, मैं तुमको पूरा ब्रेड रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, 30 से 35 सवाल है, 30 से 35 सवाल है जो ही याद करना है, पूरा बैरेट रटने को नहीं कह रहा। अगर हम मान लीजिए इतने सवाल करके जाते हो और इतनी मेहनत करके जाते हैं, एग्जाम में पता है आप फेल कब होते हो? मेंस में आप फेल होते हो जब आप थोड़ा सोचने लगते हो। सोचने का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर मेंस में सवाल आया प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, अब जिस बच्चे को पता था उस बच्चे को पता है कि सर 24/4 से लेकर 24/7 तक आर्टिकल 22 क्लोज टू आर्टिकल 22 क्लोज 7 तक हमें इसमें लिखना है। कौन से केसेस आते हैं वो भी हमें इसमें मेंशन करना है। ठीक है ना, डिटेंशन पीरियड कितना होगा, 2 महीने होगा, 3 महीने होगा, हमें सब चीजें वो मेंशन करनी है। बच्चा अगर सोचने के लिए गर्दन उठा रहा है ना ऐसे, वो एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, बिल्कुल याद रख लीजिए। लेकिन अगर आपने 30, 35, 40 सवाल अगर आपने तैयार किए हैं खुद के, आप एग्जाम निकाल देंगे। ये 30, 35, 40 सवाल जो हैं हम बार बार इसको ही पढ़ेंगे। तुम जितनी जल्दी इस पे कमांड बनाओगे उतनी जल्दी आप एग्जाम निकाल लोगे, लेकिन जितने स्लो हम होंगे उतना ही डिफिकल्ट होगा हमारे लिए एग्जाम निकालना। बच्चा कहता है सर मैं बैरेट कैसे रटूं? बिल्कुल रटने को कह रहे हो आप तो क्या कह रहे हो? रटने को कह रहे हो। रट रहे हो मत यार, समझो। A complaint an allegation made to the orally and writing to a magistrate. Complaint means an allegation made to the, आप उसको जब 2-4 बार पढ़ेंगे और 2-4 बार लिखेंगे आंसर में अपने आप सेट हो जाएगा। लेकिन सर अगर आप समझ के याद करोगे तो 30 से 35 सवाल आपको हूबहू याद हो जाएंगे। बात बिल्कुल समझ लीजिए सर, ये मैं आपसे बहुत
पहाड़ खोदने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बहुत पहाड़ खोदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि 30 से 35 सवाल है, इनको अच्छे से पढ़िए, इनको अच्छे से तैयार कीजिए, काम हो जाएगा। समझ में आई? जैसे मैं कुछ और एक बताता हूँ, रफली अभी मैं सीआरपी से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और एक बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था सेक्शन 11-12 की राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में ना, दिस इज राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। नाउ कम टू सेक्शन, लास्ट ईयर 6 नंबर में इसकी वो पूछ लिया, पूरा प्रोसीजर पूछ लिया। अब ये एक सवाल आ गया एग्जाम के अंदर, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि एलिमेंट्स उठाइए, एलिमेंट्स उठाइए, उनको तैयार कीजिए। तो सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि सर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में प्रोसीजर तैयार करना है, एक हमें इनका कॉन्स्टिट्यूशन देखना है ट्रिब्यूनल्स का, एक हमें अपील देखनी है इनकी, एक हमें इंप्रूवमेंट देखने, या मेरे को 5 सवाल तैयार करने बस इसमें से। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको 5 सवाल बोला हूँ इसमें रेंट कंट्रोल में, छोटे छोटे रफली आप एक अगर मिला लो ना सर, रफली अगर आप एक मिला लो, जैसे हमारे आप सीपीसी सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस के साथ में अगर आप बाकी सब्जेक्ट को निकाल दो, ऐसे करके 5-5 सवाल इसमें तैयार करने हैं आपको। कुछ सब्जेक्ट ऐसे इसमें 2 से 3 सवाल तैयार होते हैं, जैसे पॉक्सो है, पॉक्सो में 5 सवाल अगर मैं आपको बोलूँ तैयार करने के लिए, तो सबसे पहले सर मैं आपको स्टार्टिंग के पनिशमेंट्स नहीं बोलूंगा कभी तैयार करने के लिए, क्योंकि वो कभी नहीं पूछता 14 तक। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आपको बोलूंगा, रिपोर्टिंग का बोलूंगा। 2 सवाल ये हो गए, स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करेगा पुलिस वाला, मजिस्ट्रेट और कोर्ट, स्पेशल कोर्ट कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, क्या प्रोसीजर होगा उसका, स्पेशल कोर्ट का प्रोसीजर, एक वो मेरे को कल्पेबल मेंटल स्टेट वाला जो प्रिजम्पशंस है मैं उनको तैयार करूंगा। तो इससे टेक्निकली मेरे पास सिर्फ 5 सवाल तैयार करूंगा आपके, और ये 5 सवाल में आप पूरा पॉक्सो नाप देंगे। मैं जेजे में जा रहा हूँ तो जेजे में 5 सवाल तैयार करवाऊंगा आपके जेजे में। एक तो मैं करवाऊंगा बोर्ड कमिटी सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन, इसके अलावा मैं आपसे अपील करवाऊंगा और एक 94 करवाऊंगा। वैसे 5 सवाल तैयार करवाऊंगा, 5 सवाल का 6ठा सवाल नहीं करने का है। समझ नहीं, ये प्रोसीजर अपनाओ। हाँ रिस्क है, क्या रिस्क है कि बाहर से आ गया तो पुराने पेपर उठा के देख लेना, बाहर से नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। 80% भी पेपर बिठा दिया आपने, 80% का मतलब होता है कि अगर आपने उन सवालों को अगर अच्छे से किया है, उसमें से 80% बैठेगा, तो भी भैया तुम इतने ठूट नहीं हो ना कि 20% जो छूटा हुआ है उसमें से भी तुम कुछ ना लिख के आओ, तुमको आधे एक नंबर भी तुम वहां से सिक्योर ना कर पाओ, इतने तो तुम नालायक नहीं हो, निकाल लोगे पेपर को। बिल्कुल बात सर समझ लीजिए, 60 दिन की स्ट्रेटेजी ये होती है, फिक्स चीजें आपको न्यूमेरिक्स बनाने, न्यूमेरिक्स बनाएंगे, आपको जो करना है वो कीजिए। जैसे सेक्शन 3 है, जे सेक्शन 3 है अपना, तो अपन उसमें जैसे चाइल्ड के रिगार्डिंग जो प्रिजम्पशंस दिए हुए हैं, है ना, चाइल्ड टू बी इनोसेंट, सारे जो भी हमें वो 16 हैं, आपको याद करना है, न्यूमेरिक्स बनाइए। इसका मतलब ये है कि आपको सोचना नहीं है, आपका दिमाग सिर्फ उस चीज पर फिक्स हो चुका है और वो आपका हार्डवर्क है। सवाल कीजिए, सोल्व कीजिए, सवाल कीजिए, सोल्व कीजिए, सवाल कीजिए, सोल्व कीजिए। नींद में कोई पूछे तो उसका आंसर कैसे लिखना है, तो आप सिर्फ सवाल को पढ़ो और उसका आंसर लिखना कैसे वो आपको आना चाहिए। इसमें सेक्शन 11 की बात करता हूँ, ठीक है ना सर। अब मैं इसके कीवर्ड अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या आता है सर, इफ एनी टीनेंट इज डिसपोजेस्ड, ठीक है सर, किसको डिसपोजेस किया है, टीनेंट को, ठीक है, बाय लैंडलॉर्ड फ्रॉम द रेंटेड प्रीमाइसेस, बाय लैंडलॉर्ड फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस, कहां से डिसपोजेस किया है, रेंटेड प्रीमाइसेस से डिसपोजेस किया है, किसने किया है, लैंडलॉर्ड ने पोजेस किया है, विदाउट हिज कंसेंट, अदरवाइज देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये सेम लाइन सेक्शन 6 भी बोलता है सारे का, ही में विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, ठीक है ना सर, वहां पे आता, वहां पे आता है 6 months, यहाँ पे आता है 30 days, और किससे, कहां से, डेट ऑफ नॉलेज ऑफ सच डिस्पोजिशन। आप चीजों को याद कीजिए, तो सर ऐसे याद कीजिए कि आपको एक एक शब्द पता हो उसका, कि सर टेनेंट है, डिस्पोजेस किया है बाय लैंडलॉर्ड फ्रॉम द रेंटेड प्रीमाइसेस, किससे, कौन से प्रीमाइसेस से, rented premises without his consent, otherwise and in a due course of law, then he may within the 30 days from the date of knowledge। सर हो गया याद, रटना नहीं सर, उसकी लैंग्वेज पकड़िए। कहने का मतलब ये है सर, मैं आपको डायरेक्ट उतारने को रटने को नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप उसकी लैंग्वेज को पकड़ के लिखिए। आप समझ रहे हैं मेरी, आप क्या कह रहा हूं मैं, उसकी लैंग्वेज को पकड़ के लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा ना। जिस दिन बैरेट की लैंग्वेज को पकड़ ले, आपकी जब कलम चलती है तो आपकी बैरेट की लैंग्वेज ही आपके पेन से निकलती है, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा।
उस बैरेट की लैंग्वेज को पकड़ के लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उसको छाप दो हूबहू, पर उसकी जो लैंग्वेज है ना सर, 19-20 एक आधा शब्द ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन लैंग्वेज को पकड़ के चलिए। जब तक उस लैंग्वेज को पकड़ के नहीं चलेंगे, यू विल नॉट गेट इट, यू विल नॉट गेट इट। जब तक उस लैंग्वेज को पकड़ के पूरी तरह से नहीं लिख देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया सर? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए एक बार मुझे। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप बैरेट को रटना और बिल्कुल ऐसे कंठस्थ कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि हर एक उसका एलिमेंट, सर 5 सवाल तैयार करने, 5 सवाल हो जाएंगे ना तैयार? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। अरे सर 5 सवाल तैयार करने हो जाएगा ना? 5 सवाल तैयार। मैं आपको बहुत बहुत बड़ा टास्क नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 5 सवालों का टास्क दे रहा हूं कि 5 सवाल करने के अपने छोटे छोटे एक्ट में। अरे 60 दिन में हो सकता है ना काम। जिस दिन आप इसको कर लेंगे ना, उस दिन आप एक नेक्स्ट लेवल के कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाएंगे, और सवाल आएगा और आप सीधा आंसर पे पहुंचेंगे और आपको पता है कि क्या लिखना है क्या छोड़ना है। जैसे अब इसका प्रोसीजर आया था सेक्शन 15, बताऊंगा। सवाल आया था 16, इमीडिएट पोजीशन का सवाल आया था सेक्शन 16। ठीक है सर, ठीक है सर, ये सवाल आया था। अब जब भी सवाल ये आएगा, किसी बच्चे की कॉपी में मैंने ये लाइन नहीं देखी लिखी हुई कि रेंट ट्रिब्यूनल के सामने आप जाओगे और वो जो पिटीशन है ना, वो अकम्पनीड होगी बाय एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट्स। ये लाइन मैंने किसी की कॉपी में मेरे को नहीं मिली। जब तक आप एफिडेविट्स और डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे, हाउ कैन दे प्रोसीड अगेंस्ट यू? ठीक है, सब में डेट दी हुई है। इसकी जो डेट थी, हम क्या 30, 45, 30, 180, 240 ऐसे याद करते थे इसको। 30, 45, 30, 180, 240 ऐसे याद किया अपन ने। और जब तक आप वो चीजें नहीं याद करेंगे ना सर, सेम लाइन है सर सब में। जब हम भेज रहे हैं नोटिस सर सबका सेम ही होगा। सर्विस ऑफ नोटिस शेल बी इफेक्टेड थ्रू प्रोसेस ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट, ये लाइन सब में सेम है। अगर आप जाएंगे ना, ये लाइन यहाँ पे भी सेम है, ये लाइन यहाँ पे भी सेम है। सवाल तैयार करके जाओगे, डिफीट नहीं खाओगे। लेकिन मेंस की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। रोज सुबह उठो और उसको देखते रहो, पन्ने पलटते रहो, मेंस नहीं निकलने वाला। बिल्कुल आप मेरी बात लिख के दीजिए, रेस्पेक्टिव आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं सर, नहीं निकलने वाला। इस बार 44 वैकेंसीज हैं, अपना जी जान लगाओगे तो एग्जाम निकाल पाओगे। और हर गुजरते हुए साल के साथ कंपटीशन बढ़ता ही रहेगा। आपसे ये सोचो कि कंपटीशन कम हो जाएगा आने वाले वक्त में, आने वाले समय में, ऐसा नहीं होने वाला। तो प्लीज सर, जो भी अपना मौका है उसी में ही जी जान लगाने की कोशिश कीजिए, उसी को निकालने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम आते हैं सीआरपीसी पे, जो कल का टेस्ट होने वाला है। क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट से, क्या इंपोर्टेंट सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। कल क्या सवाल मैं दूंगा, मतलब हम जो सवाल डिस्कस कर रहे हैं यही वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछ जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है सेक्शन 1 to 110, उसको करते हैं। ठीक है सर।